हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLII 101 इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सिस्टम्स एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का विकास कैसे हुआ है। हमें उनका ग्रोथ पैटर्न एक्सप्लेन करना है, ट्रेडिशनल से डिजिटल फॉर्म तक। दूसरे पार्ट में हमें न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट और उनके फीचर्स बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस वो संस्थाएं होती हैं जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा, प्रोसेस, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। समय के साथ इनका डेवलपमेंट ट्रेडिशनल लाइब्रेरी से मॉडर्न डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस तक हुआ है। इनका ग्रोथ पैटर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और यूजर्स के बदलते नीड्स पर आधारित है। न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस 21st सेंचुरी के नए युग की इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आईसीटी और डिजिटल टूल्स का यूज उनकी बैकबोन है। मेन बॉडी। 1. एवोल्यूशन एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस का विकास कई चरणों में हुआ है। ट्रेडिशनल ईरा। शुरुआती दौर में लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल्स जैसे बुक्स और जर्नल्स पर निर्भर थे। उनका मेन फोकस था प्रिजर्वेशन और रीडिंग फैसिलिटी देना। मैकेनाइज्ड एंड ऑटोमेटेड ईरा। जब कंप्यूटर्स आए तो कैटलॉगिंग और डाटा मैनेजमेंट में ऑटोमेशन शुरू हुआ। इससे लाइब्रेरीज ज्यादा इफेक्टिव बन गई। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल ईरा। 1980 एंड 1990 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल लाइब्रेरीज आए। अब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल होने लगी। नेटवर्क्ड और वर्चुअल ईरा। इंटरनेट के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल लेवल पर जुड़ गए। वर्चुअल लाइब्रेरीज और कंसोर्टिया ने रिसोर्स शेयरिंग को पॉसिबल बनाया। यानी ये सफर कलेक्शन बेस्ड से एक्सेस बेस्ड सिस्टम्स तक का है, जहां मैनुअल प्रोसेसेस ऐप डिजिटल और ऑनलाइन बन गए हैं। 2. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। इनका विकास कई कारणों से प्रेरित हुआ है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आईसीटी, इंटरनेट और एआई ने इंफॉर्मेशन सर्विसेज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। यूजर सेंट्रिक सर्विसेज। अब इंस्टीट्यूशंस यूजर्स के नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड सर्विसेज देते हैं। ग्लोबलाइजेशन। अलग अलग लाइब्रेरीज और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ग्लोबल लेवल पर डाटा शेयर करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट। यूनेस्को, IFLA जैसे संस्थाओं ने मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया। एजुकेशनल और इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसर्च और एजुकेशन के डिमांड ने भी इनके विकास को बढ़ावा दिया। 3. कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस। न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस मॉडर्न युग के इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो 21st सेंचुरी के डिजिटल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये फ्लेक्सिबल, टेक्नोलॉजी बेस्ड और यूजर ओरिएंटेड होते हैं। की फीचर्स। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, आईसीटी, ऑटोमेशन और एआई का यूज करते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम्स पर काम करते हैं। नॉलेज फोकस्ड। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बजाय नॉलेज क्रिएशन और शेयरिंग पर फोकस करते हैं। यूजर एम्पावरमेंट। यूजर्स को सेल्फ सर्विस और रिमोट एक्सेस फैसिलिटीज मिलती है। एथिकल एंड सस्टेनेबल। डेटा सिक्योरिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे भी ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल्स। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI, इन्फ्लिबनेट और UGC इन्फोनेट जैसे कंसोर्टिया इसके अच्छे उदाहरण हैं। 4. चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और डाटा क्वालिटी मेंटेन करना। कॉपीराइट और डिजिटल डिवाइड के इश्यूज। स्टाफ ट्रेनिंग और न्यू स्किल्स की जरूरत। अपॉर्चुनिटीज। ग्लोबल रिसोर्सेज तक इजी एक्सेस। बेटर नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन। रियल टाइम डेटा शेयरिंग और इनोवेटिव सर्विसेज। कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस का सफर एक कांस्टेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, मैनुअल से डिजिटल और लोकल से ग्लोबल सिस्टम्स तक। न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस नए युग के मॉडर्न, स्मार्ट और यूजर ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका फ्यूचर इनोवेशन और एथिकल इंफॉर्मेशन यूज पर डिपेंड करता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू।
Let's see the next question. Question 2. Distinguish between data centers and data banks. Elucidate the structure, functions and services of data centers with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डाटा सेंटर्स और डाटा बैंक्स के बीच डिफरेंस लिखना है और फिर डाटा सेंटर्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और सर्विसेज डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। आंसर में एग्जाम्पल्स भी देने हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में डाटा सबसे बड़ा रिसोर्स बन चुका है। हर इंस्टीट्यूशन अपने डाटा को सही तरीके से स्टोर और मैनेज करने के लिए डाटा सेंटर्स और डाटा बैंक्स का यूज करता है। दोनों का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन को संभालना है, लेकिन उनका काम और स्कोप अलग है। डेटा सेंटर्स मेनली कंप्यूटिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जबकि डेटा बैंक स्पेसिफिक टाइप के डेटा कलेक्शंस होते हैं जो रिसर्च और एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। ए स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेंटर्स। एक डाटा सेंटर का स्ट्रक्चर कुछ मेजर कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम्स, कूलिंग और पावर बैकअप सिस्टम्स होते हैं। 24/7 ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल, NIC डेटा सेंटर, दिल्ली, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स रन करता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई स्पीड राउटर्स और फाइबर कनेक्शंस यूज किए जाते हैं। ये एंश्योर करता है कि सर्वर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच फास्ट डेटा ट्रांसफर हो। सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और वर्चुअलाइजेशन टूल्स यूज होते हैं। ये रिसोर्स एलोकेशन और बैकअप मैनेज करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स। डेटा सेंटर्स में बायोमेट्रिक एक्सेस, फायरवॉल्स और एन्क्रिप्शन यूज होता है। ये डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। बी फंक्शंस ऑफ डेटा सेंटर्स। डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल। सेंट्रल लोकेशन जहां से डाटा को सिक्योरली स्टोर और रिट्रीव किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग। लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। डिजास्टर रिकवरी। बैकअप और रिकवरी सिस्टम रखता है ताकि फेलियर के टाइम डेटा सेफ रहे। होस्टिंग और क्लाउड सर्विसेज। वेबसाइट्स और गवर्नमेंट पोर्टल्स के लिए होस्टिंग सपोर्ट देता है। मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के थ्रू सिस्टम को सिक्योर रखता है। सी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डेटा सेंटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग, IaaS, PaaS, SaaS। डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा सॉल्यूशंस। वेब होस्टिंग और डोमेन सर्विसेज। गवर्नमेंट और रिसर्च सपोर्ट, एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया। मैनेज्ड IT मेंटेनेंस सर्विसेज। डी एग्जाम्पल्स NIC डेटा सेंटर, इंडिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए IT सपोर्ट। गूगल क्लाउड सेंटर्स ग्लोबल लेवल पर क्लाउड सर्विसेज। AWS, Amazon वेब सर्विसेज, लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग। नेशनल डेटा सेंटर, पुणे, गवर्नमेंट ऑपरेटेड सिक्योर डेटा हब। कंक्लूजन। डेटा बैंक्स और डाटा सेंटर्स दोनों ही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लेकिन डाटा सेंटर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। ये डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एसेंशियल है। आज के स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी के जमाने में डेटा सेंटर्स के बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चल ही नहीं सकते। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 3. List the major information and documentation systems of India. Discuss any two systems operating at national level in the field of science and technology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें भारत के मुख्य इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स के नाम लिखने हैं और उनमें से साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले टू सिस्टम्स को डिटेल में समझाना है, उनके एम्स, फंक्शंस और इंपॉर्टेंस के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो रिसर्च और एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भारत में कई नेशनल और रीजनल सिस्टम्स बनाए गए हैं जो साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज को मैनेज करते हैं। यह सिस्टम्स रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत उपयोगी है। निस्कायर, डेसीडॉक, इंसडॉक, सैंडॉक जैसे सिस्टम्स ने इस एरिया में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी है। मेन बॉडी। 1. मेजर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स ऑफ इंडिया। भारत में कई स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स बनाए गए हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स को सपोर्ट करते हैं। उनमें कुछ प्रमुख सिस्टम्स हैं। निस्कायर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, CSIR के अंदर काम करता है और साइंटिफिक जर्नल्स और डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है। डेसीडॉक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, DRDO के साइंटिस्ट्स को डिफेंस रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन सपोर्ट देता है।
सेंडॉक, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स मैनेज करता है। इंसडॉक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का पायनियर इंस्टीट्यूशन था। इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को कनेक्ट करके रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये सभी सिस्टम्स मिलकर भारत के साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। 2. निस्कायर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। बैकग्राउंड, निस्कायर को 2002 में INSDOC और निस्कॉम के मर्जर से बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और उसका डिसेमिनेशन करना। फंक्शंस, इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स जैसे जर्नल्स पब्लिश करता है। इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग और डेटाबेस सर्विसेज देता है। LIS ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज मेंटेन करता है जैसे शोधगंगा। कंट्रीब्यूशन, निस्कायर ने इंडियन रिसर्च को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया है और इंफॉर्मेशन एक्सेस को ईजी बनाया है। 3. डिजिडॉक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। बैकग्राउंड, डेसीडॉक को 1958 में DRDO के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स, डिफेंस साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। फंक्शंस, डिफेंस रिलेटेड बिब्लियोग्राफीज और एब्स्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर करता है। रिसर्च रिपोर्ट्स और डेटाबेसेस मेंटेन करता है। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिश करता है। ट्रांसलेशन और रेप्रोग्राफिक सर्विसेज देता है। DRDO स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। कंट्रीब्यूशन, डेसीडॉक ने डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और क्विक इंफॉर्मेशन एक्सेस एंश्योर किया है। 4. रोल ऑफ नेशनल सिस्टम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह नेशनल सिस्टम्स जैसे निस्कायर और डेसीडॉक रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करते हैं। ये साइंटिस्ट्स को अपडेटेड डेटा देते हैं, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को एनहांस करते हैं, रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, भारत को साइंटिफिक एक्सेलेंस के फील्ड में स्ट्रांग बनाते हैं। कंक्लूजन, इंडिया के इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स नॉलेज शेयरिंग और रिसर्च ग्रोथ के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। निस्कायर और डेसीडॉक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने रिसर्च को एक्सेसिबल बनाया है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। यह सिस्टम्स एकेडमिक और नेशनल दोनों डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the need and characteristics of electronic media in the context of libraries and information centers. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत क्यों है और उसके क्या क्या खास फीचर्स हैं। हमें बताना है कि ये कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर, शेयर और एक्सेस करने में मदद करता है और ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया से कैसे अलग है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है ऐसी सभी जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड, स्टोर और ट्रांसमिट की जाती है, जैसे CD, DVD, ऑनलाइन डेटाबेसेस, ई-बुक्स और डिजिटल लाइब्रेरीज। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास ने लाइब्रेरीज को प्रिंट बेस्ड सिस्टम से हाइब्रिड और डिजिटल फॉर्म में बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इंफॉर्मेशन एक्सेस और मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया है। मेन बॉडी। 1. लाइब्रेरीज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत। इंफॉर्मेशन के तेजी से वृद्धि। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन बहुत तेज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लाइब्रेरीज इस डाटा को सिस्टमैटिकली मैनेज करती है। क्विक और इजी एक्सेस। ई-जर्नल्स, ई-बुक्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस से यूजर्स को इंफॉर्मेशन कभी भी और कहीं से भी मिल सकती है। प्रिंटेड बुक्स की तरह वेट करने की जरूरत नहीं होती। स्पेस और कॉस्ट सेविंग। डिजिटल मटेरियल के लिए अलग स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं होती। बाइंडिंग, मेंटेनेंस और प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम होती है। डिस्टेंस लर्निंग का सपोर्ट। डिस्टेंस लर्नर्स के लिए ये रिसोर्सेस एक ब्लेसिंग है। ऑनलाइन कंटेंट से एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है। रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लाइब्रेरीज अपने रिसोर्सेस शेयर कर सकती है, जैसे एनफ्लिबनेट, डेलनेट और इंडेसी नेटवर्क। 2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजिटल फॉर्मेट और मल्टीमीडिया नेचर। इंफॉर्मेशन आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के फॉर्म में अवेलेबल होती है।
ये लर्निंग को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाता है। बी, इंटरैक्टिविटी और हाइपरलिंकिंग। यूजर्स डायरेक्ट कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे हाइपरलिंक और सर्च टूल्स के जरिए। सी, अपडेटेबिलिटी। डिजिटल कंटेंट को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, इससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। डी, रिमोट एक्सेस। इंटरनेट के जरिए यूजर्स कहीं से भी लाइब्रेरी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। ए, सर्चेबिलिटी और इंटीग्रेशन। मेटाडेटा और सर्च इंजन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत ईजी हो गया है। 3, मॉडर्न लाइब्रेरीज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल। ए, डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जहां क्रो-ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। बी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम्स। कोर और सोल जैसे सॉफ्टवेयर से लाइब्रेरी ऑपरेशंस ऑटोमेट किए जा रहे हैं। सी, ए रिसोर्सेस और कंसोर्टिया। इंडस्ट्री ए शोध सिद्धू जैसे कंसोर्टिया यूनिवर्सिटीज को ए जर्नल्स और डेटाबेसेस का एक्सेस देते हैं। डी, डिजिटल प्रिजर्वेशन। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर किया जा सकता है। 4, चैलेंजेस और लिमिटेशंस। टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना एक्सेस मुश्किल होता है। कॉपीराइट और लाइसेंस इश्यूज। हर रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं होती। यूजर ट्रेनिंग। यूजर्स को डिजिटल टूल्स यूज करना सीखना पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट। सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सब्सक्रिप्शंस महंगी पड़ सकती है। कंक्लूजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लाइब्रेरीज को एक नए युग में दाखिल कर दिया है, जहां नॉलेज एक्सेस ग्लोबल, फास्ट और फ्लेक्सिबल हो गया है। ये रिसर्च और लर्निंग दोनों के लिए एसेंशियल बन गया है। कुछ चैलेंजेस के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइब्रेरीज का फ्यूचर है और उन्हें एक मॉडर्न नॉलेज हब में बदल रहा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Indices are considered to be the greatest aids to information sources. Illustrate with examples the different types of indices available with chemical abstracts and biological abstracts. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंडिसेस का क्या रोल है इंफॉर्मेशन सोर्सेज में। हमें यह भी समझाना है कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स में कौन कौन से अलग अलग इंडिसेस मिलते हैं और उनका इस्तेमाल रिसर्चर्स कैसे करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडेक्स एक सिस्टमैटिक गाइड होता है जो किसी भी पब्लिकेशन या डेटाबेस के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में मदद करता है। ये एक की तरह काम करता है जो डाटा के समुंदर में से सही इंफॉर्मेशन निकलने में हेल्प करता है। साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जहां डाटा काफी ज्यादा होता है, इंडिसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स दोनों हाई अपने यूजर्स को अलग अलग तरह के इंडिसेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आसान हो जाता है। मेन बॉडी। 1, इंडिसेस का अर्थ और महत्व। इंडेक्स एक गाइड होता है जो बताता है कि किसी डॉक्यूमेंट या डेटाबेस में चाही गई इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। ये रिसर्चर का टाइम बचता है और उन्हें डायरेक्टली उन टॉपिक्स तक पहुंचता है जो उनके रिसर्च के लिए रेलेवेंट है। अगर इंडिसेस ना हो तो इतने बड़े डाटा में सर्च करना मुश्किल हो जाता। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स जैसे डेटाबेसेस में इंडिसेस से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बहुत तेजी और एक्यूरेसी से होती है। 2, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स (CA) के इंडिसेस। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स एक वर्ल्ड फेमस केमिकल लिटरेचर डेटाबेस है जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस (CAS) के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें कुछ मेन इंडिसेस ये हैं। ऑथर इंडेक्स। सभी ऑथर्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए होते हैं। किसी साइंटिस्ट के सभी रिसर्च पेपर्स एक जगह मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, लाइनस पॉलिंग सर्च करने पर उनके सभी वर्क्स मिलते हैं। सब्जेक्ट इंडेक्स टॉपिक्स और केमिकल प्रोसेसेस के हिसाब से अरेंज्ड होता है। एग्जाम्पल, कैटालिसिस लिखने पर कैटालिटिक प्रोसेसेस से जुड़े एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। फॉर्मूला इंडेक्स केमिकल कॉम्पाउंड्स उनके मोलेक्यूलर फॉर्मूला के बेस पर अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल, H2O2 सर्च करने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड के एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। पेटेंट इंडेक्स केमिकल इन्वेंशंस और पेटेंट्स के रेफरेंसेस देता है। इंडस्ट्रियल और एप्लाइड केमिस्ट्री के लिए काफी यूजफुल है। रजिस्ट्री नंबर इंडेक्स हर कॉम्पाउंड को एक CAS रजिस्ट्री नंबर असाइन होता है जो यूनिक होता है। एग्जाम्पल, 5OOO फॉर्माल्डिहाइड के लिए। ये इंडेक्स सर्चिंग को बिल्कुल एग्जैक्ट बनाता है। 3, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स (BA) के इंडिसेस। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स लाइफ साइंसेस का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं।
इसमें कुछ पॉपुलर इंडिसेस है। ऑथर इंडेक्स, ऑथर्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए होते हैं। किसी साइंटिस्ट के सारे काम को ट्रेस करना इजी होता है। सब्जेक्ट इंडेक्स, टॉपिक्स और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बेस पर अरेंज होता है। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस लिखने पर उस टॉपिक के सारे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ऑर्गेनिज्म इंडेक्स, स्पीशीज और जीनस के हिसाब से अरेंज होता है। एग्जाम्पल, होमो सेपियंस या ई कोलाई लिखने पर रिलेटेड स्टडीज मिलती है। जियोग्राफिकल इंडेक्स, स्टडी के रीजन या एरिया के बेसिस पर एंट्रीज होती है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंटल रिसर्च के लिए यूजफुल है। टैक्सोनॉमिक इंडेक्स, क्लासिफिकेशन सिस्टम, किंगडम, फाइलम, क्लास के हिसाब से अरेंज्ड होता है। एग्जाम्पल, ममेलिया लिखने पर मैमल्स के सारे एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। 4. दोनों एब्स्ट्रैक्ट्स के इंडिसेस का तुलनात्मक महत्व। CA और BA दोनों मल्टी डायमेंशनल एक्सेस देते हैं ऑथर, सब्जेक्ट, कॉम्पाउंड, ऑर्गेनिज्म के बेस पर। इंडिसेस सर्चिंग को एक्यूरेट और फास्ट बनाते हैं। आज के डिजिटल युग में यही इंडिसेस ऑनलाइन डेटाबेसेस जैसे सिफाइंडर और BIOSIS में मेटाडेटा के फॉर्म में होते हैं। ये इंफॉर्मेशन साइंस के फाउंडेशन टूल्स हैं जो सर्च और रिट्रीवल को बेहतर बनाते हैं। कंक्लूजन, इंडिसेस इंफॉर्मेशन साइंस का एक एसेंशियल हिस्सा है। ये बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और यूजर्स को सही और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स और बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स के इंडिसेस ये दिखाते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च में इंडेक्सिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है कि इंडिसेस ही इंफॉर्मेशन सोर्सेस के सबसे बड़े एड्स हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।